हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय टू चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस के बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा कौन सा, रक्तदाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास बैरोमीटर, ऑप्शन सेकंड है आपके पास स्पाइगमोमैनोमीटर, ऑप्शन थर्ड है थर्मामीटर, ऑप्शन फोर्थ है ओडोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो व्यक्ति का रक्तदाब यानी बीपी होती है उसको मापने जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम क्या है, स्पाइगमोमैनोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है। यानी जो परागनलिका है बीजांड की ओर गति करती है वो किस प्रकार की गति का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सेकंड है रसायनानुवर्तन, ऑप्शन थर्ड है आपके जलानुवर्तन, ऑप्शन फोर्थ है प्रकाशानुवर्तन। देखो, अगर हम गुरुत्वानुवर्तन और जलानुवर्तन की बात करते हैं तब तो इनका एग्जाम्पल आता है जड़ की गति, ठीक है। लेकिन प्रकाशानुवर्तन की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल आता है तने की वृद्धि, यानी तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है, उसमें कौन सा किसके अंतर्गत आता है, प्रकाशानुवर्तन। लेकिन जो परागनलिका बीजांड की ओर वृद्धि कर रही है उस गति को क्या बोला जाता है, रसायनानुवर्तन। क्या, रसायनानुवर्तन गति। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से पादप वृद्धि को संदमित करने वाला हार्मोन है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, निम्न में से पादप वृद्धि को संदमित, संदमित का मतलब होता है रोकने वाला, संदमित का मतलब क्या होता है, रोकने वाला। संदमित का मतलब क्या होता है, रोकने वाला। नहीं, इन चारों में से ऐसे हार्मोन का नाम बताना है हमें जो वृद्धि को रोकता है। क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। ठीक है, तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें आ, तो इसमें क्या है, ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, आ में ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सेकंड जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर थर्ड साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर फोर्थ एब्सिसिक अम्ल। देखो, अगर हम बात करें पादप हार्मोन की तो पादप हार्मोन होते हैं हमारे दो प्रकार के। कितने, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो वृद्धि प्रेरित करने वाले और एक वृद्धि संदमित करने वाले। ठीक है, अगर वृद्धि प्रेरित हार्मोनों की बात करूं मैं तो वृद्धि प्रेरित हार्मोन होते हैं जैसे आपके ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है और उसके बाद आपका जिब्रेलिन है। ये तो होते हैं आपके वृद्धि प्रेरित करने वाले हार्मोन, यानी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ये तीनों कौन से, वृद्धि प्रेरित करने वाले हार्मोन। लेकिन वृद्धि संदमित करने वाले हार्मोन की बात करें तो इसका एक ही एग्जाम्पल होता है, वो होता है एब्सिसिक अम्ल। क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल। आप देख लो कौन से ऑप्शन में एब्सिसिक अम्ल लिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी एब्सिसिक अम्ल है जो वृद्धि को संदमित करता है। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, उभयलिंगी पुष्प हैं, उभयलिंगी पुष्प हैं। उभयलिंगी बोलो या आप द्विलिंगी बोलो, या तो देखो आप उभयलिंगी बोलो या आप क्या बोलो, द्विलिंगी बोलो, कौन, दोनों का मतलब एक ही है। यानी अब उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं कि नहीं, ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर से दोनों भाग उपस्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अब इसमें आपको क्या पूछा, एग्जाम्पल। तो देखो, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास गुड़ल, ऑप्शन सेकंड है सरसों, ऑप्शन थर्ड में बोला है दोनों यानी अ और ब। ठीक है, और दा, ऑप्शन दा में बोला है, यानी फोर्थ में बोला है आपको इनमें से कोई नहीं। तो ये गुड़ैल और सरसों दोनों उभयलिंगी की पुष्प हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अ और ब दोनों, यानी ऑप्शन नंबर साइज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है। देखो, हीमोग्लोबिन को और क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्धक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्वसन वर्धक भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत आयरन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, आयरन उपस्थित होता है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं में, श्वेत रुधिर कणिकाओं में, प्लेटलेट्स में, लिम्फोसाइट्स में। देखो, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, यानी लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसको क्या और क्या बोला जाता है, श्वसन वर्धक भी बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, पादपों में गति पत्तियों का मुरझाना खाली जगह के प्रभाव से होता है। देखो, अब क्या पूछा गया आपको कि पादप में जो पत्तियां होती हैं मुरझा जाती हैं, वो किसकी वजह से मुरझा जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, एब्सिसिक अम्ल की वजह से। किसकी वजह से, एब्सिसिक अम्ल की वजह से जो पत्तियां होती हैं पादपों की वो क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन श्रावण नियंत्रण खाली जगह क्रियाविधि से होता है। यानी जो सही समय
और सही लक्ष्य पर हार्मोन स्रावण का नियंत्रण है उस किस क्रियाविधि से होता है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पुनर्भरण क्रियाविधि। कौन सी क्रियाविधि? पुनर्भरण क्रियाविधि। जो पुनर्भरण क्रियाविधि होती है उससे आपके जो हार्मोनों का स्रावण नियंत्रण है वो होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पादपों में साइटोकाइनिन हार्मोन खाली जगह प्रेरित करता है। देखो, पादपों में जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो आपके कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? कोशिका विभाजन को। किसको प्रेरित करता है? जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, जो साइटोकाइनिन हार्मोन प्रेरित करता है कोशिका विभाजन को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है खाली जगह में बीजाणु समासंग द्वारा जनन होता है। देखो, आपको ये पूछा जा रहा है कि बीजाणु समासंग द्वारा जनन किसमें होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है राइजोपस। राइजोपस ये एक प्रकार का कवक है। इसके अंतर्गत जो आपका बीजाणु समासंग विधि है अलैंगिक जनन की, उसके द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्य वयस्क का रक्तदाब खाली जगह mmHg होता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है ये सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है 120/80। अब इसका मतलब क्या होता है? तो ये देखो, ये जो 120 होता है ये होता है आपका संकुचित दाब। कौन सा होता है? संकुचित दाब। और जो 80 होता है ये होता है आपका शीतलित दाब। यानी जब धमनी रेस्ट में होती हैं, शिथिल होती है यानी फैली हुई होती है, तब तो होता है दाब कितना? 80। और जब धमनी सुगड़ी हुई होती हैं, संकुचित होती हैं, तब दाब कितना होता है? 120। इस प्रकार हम बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति का जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका रक्तदाब होता है वो कितना होता है? 120 mmHg। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं का निर्माण एवं परिपक्वन कहाँ होता है? परिपक्वन बोलो या पोषण बोलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि नर जनन तंत्र शुक्राणुओं का निर्माण तो होता है आपका वृषण के अंदर। कहाँ पर होता है? वृषण के अंदर। लेकिन अगर परिपक्वन की बात करें तो परिपक्वन होता है आपका शुक्राशय के अंदर। कहाँ पर होता है? शुक्राशय के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। देखो, या तो आप क्रियात्मक बोलो या संरचनात्मक बोलो या दोनों बोलो। अब पूछ किसकी रहा है? उत्सर्जन तंत्र की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? नेफ्रॉन। ठीक है। जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ब्रक्काणु। क्या बोलते हैं? ब्रक्काणु। ये होती है आपकी उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो बीज धारण करने की क्षमता खो चुके हैं उनमें जनन किस विधि से होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, यानी जो बीज धारण करने की यानी उपजने की क्षमता खो चुके हैं उनमें जनन किस विधि से होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है कायक प्रवर्धन विधि। क्या आंसर हो जाएगा? कायक प्रवर्धन विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पादप गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं उनके नाम लिखिए। तो देखो, पादप गतियाँ हैं वो होती हैं हमारी 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। और 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी वृद्धि पर आश्रित। कौन सी होती है? वृद्धि पर आश्रित। दूसरी होती है आपकी वृद्धि से मुक्त। कौन सी? वृद्धि से मुक्त। अगर देखो, मैं वृद्धि से मुक्त गति की बात करूं तो छुए के पौधे की गति। अगर वृद्धि पर आश्रित गति की बात करूं तो जैसे आप जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनावर्तन, ये क्या है? वृद्धि पर आश्रित गति। ठीक है। 2 प्रकार की होती है, वृद्धि पर आश्रित और वृद्धि से मुक्त। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव में नर जनन हार्मोन का नाम लिखते हुए इसके कार्यों को लिखिए। देखो, अगर नर जनन हार्मोन की बात करें तब तो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। जो नर जनन हार्मोन होता है वो क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। लेकिन इसके कार्यों की बात करें तो जो लड़के होते हैं उनके अंतर्गत गौण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है और शुक्राणु निर्माण में सहायता करता है। ये इसके 2 कार्य हो गए टेस्टोस्टेरोन के। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो देखो, हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्यों अम्लीय बनाता है? क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्रिया क्या किस माध्यम में करता है? पेप्सिन एंजाइम है वो ओनली अम्लीय माध्यम में ही क्रिया करता है। तो हमारे आमाशय के अंतर्गत ये होती है अम्ल की भूमिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाचक एंजाइम को क्या कार्य है समझाइए। अब पाचक एंजाइम कार्य क्या है? देखो, पाचक एंजाइम हमारे शरीर में भोजन से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। जो पाचक एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ते हैं। ठीक है।
पोषक तत्वों के अवशोषण और इष्टतम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। अब पाचन एंजाइम आवश्यक क्यों है? कि हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने और पोषक तत्वों को तोड़ने के लिए, ठीक है। इन एंजाइमों के बिना हमारे शरीर में पोषक तत्व बर्बाद हो जाते हैं। अगर ये एंजाइम नहीं होंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा हमें नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे शरीर में पोषक तत्व बर्बाद हो जाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल की बात करें सिंपली कि आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन है वो कौन करता है, तो पेप्सिन एंजाइम करता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ छोटी आंत के अंतर्गत जो प्रोटीन का पाचन है वो कौन करता है, तो वो करता है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम करता है? छोटी आंत के अंदर ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। कहाँ पर? छोटी आंत के अंदर। कहाँ पर? छोटी आंत के अंदर। इस प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है अपरा क्या है? अपरा क्या है? देखो ये जो अपरा शब्द है ये हिंदी शब्द है, जबकि इसका अंग्रेजी शब्द अपरा क्या है, इसके कार्य लिखिए। देखो अब इसका अंग्रेजी शब्द है प्लेसेंटा। अपरा शब्द है वो हिंदी शब्द है और जो प्लेसेंटा है वो अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। दोनों को याद रखना है आपको। प्लेसेंटा की बात करें तो ये एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्त्री नुमा संरचना गर्भाशय में धसी रहती है। कहाँ पर धसी रहती है? गर्भाशय के अंदर, ठीक है। अगर इसके मुख्य कार्यों की बात करें तो पहला कार्य माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण को भ्रूण को प्रदान करता है। जैसे प्लेसेंटा कार्य की बात करें तो पहला कार्य क्या है कि जो रक्त से ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वो भ्रूण को प्रदान करता है। क्या करता है? भ्रूण को प्रदान करता है, ठीक है। और बात करें दूसरे कार्य की तो भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी करता है। यानी भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका भी निपटान कौन करता है? प्लेसेंटा यानी अपरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप इस प्रकार का चित्र एनसीईआरटी में देखकर बनाना सीख सकते हैं। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 2 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है कि मानव मादा जनन तंत्र का चित्र, ठीक है। यानी बायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी चित्र दिए गए हैं उन सभी को आपको एक एक करके प्रैक्टिस करके बनाना सीखना है बिना देखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहाँ है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय के अंतर्गत। कहाँ पर होता है? गर्भाशय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के फेफड़ों का नामांकित चित्र। तो ये चित्र भी आप एनसीईआरटी से बनाना सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो साइड में दी हुई है कूप का इसको बनाएं, इसको नहीं बनाए तब भी चलेगा, लेकिन ये वाला बनाना आना चाहिए आपको, नाम लिखने सहित। किसका? नाम लिखने सहित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा पाचन को परिभाषित कीजिए। तो वह प्रक्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल व अवशोषण युक्त पदार्थों में तोड़ा जाता है क्रिया कहलाती है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से किसमें तोड़ा जाता है? सरल और अवशोषण युक्त अणुओं में, उसे क्या बोलते हैं? प्रक्रिया को पाचन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है, ठीक है। स्वपरागण किसे कहते हैं? यानी परागण की वह विधि जिसमें परागकणों का स्थानांतरण एक पादप के पुंकेसर से उसी पादप के वर्तकाग्र पर होता है। यानी स्वपरागण किसे कहते हैं? यानी एक कोई पादप है, क्या है? कोई पादप है, मान लें ऐसे, ये कोई पादप है ऐसे, ठीक है। ये पादप है कोई। अब इस देखो यहाँ ये पुंकेसर है, ये क्या है? पुंकेसर है। अब पुंकेसर है और ये मध्य भाग क्या होता है? ये ब्लैक से बनाऊंगा अगर मैं इसको, तो मध्य भाग क्या होता है इसका? ये अंडाशय वर्तकाग्र, ये मध्य भाग यहाँ पर होता है वर्तकाग्र। तो देखो अगर वर्तकाग्र पर यहाँ पुंकेसर से एक पादप के यानी उसी पादप के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण होता है तब तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। अगर परपरागण में क्या होता है कि जो 2 पौधे होते हैं उन 2 पौधों में से एक पौधे के पुंकेसर से परागकणों का स्थानांतरण दूसरे पौधे के वर्तकाग्र पर होता है। देखो जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, परागण की वह विधि जिसमें परागकणों का स्थानांतरण एक पादप के पुंकेसर से दूसरे पादप के वर्तकाग्र पर होता है, उसे क्या बोलते हैं? परपरागण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए, तो इसके उदाहरण लिखिए। अब वे पुष्प जिन्हें पुंकेसर अथवा, देखो अगर आप नाम से स्पष्ट देख सकते हैं तो एक लिंगी यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों में से कोई एक उपस्थित हो। द्विलिंगी मतलब दोनों उपस्थित हो। यानी वे पुष्प जिन्हें पुंकेसर होता है स्त्रीकेसर में एक भाग उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? एक लिंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो पपीता और तरबूज।
अगला क्वेश्चन क्या है, जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ, समझाइए। जंतुओं के अंदर जो प्रतिवर्ती चाप है वो क्यों विकसित हुआ ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं, क्योंकि जीव जंतु होते हैं उनका जो मस्तिष्क का प्रक्रम वो बहुत स्लो होता है। तो वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन या तो अल्प हों या अनुपस्थित होते हैं। अब सोचने के लिए कुछ जंतुओं में जो न्यूरॉन की संख्या होती है या तो नगण्य होती है या होती ही नहीं है। तो अतः स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ। यदि भी जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह आप लिख के आ सकते हैं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस चित्र को भी आप एनसीईआरटी से विद नामकरण सहित बनाना सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है। धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है। अब आप धमनी और शिरा में अंतर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं बोल के दिखाऊं तो धमनी होती हैं, अगर धमनी और शिरा में अंतर लिखोगे आप तो धमनी होती है लाल रंग की होती हैं। कैसी होती हैं, लाल रंग की, जबकि शिरा कैसी होती हैं, नीले रंग की, ठीक है। अगर बात करें धमनियों की परिभाषा की तो ये हृदय से दूर ले जाती हैं रक्त को, हृदय से दूर, और शिरा होती है वो हृदय के पास लेके आती हैं रक्त को, हृदय के पास, ठीक है। लेकिन इनमें अपवाद होता है, जैसे ठीक है ये हृदय से दूर ले जाती है और हृदय के पास ले जाती है। लेकिन अगर बात करें धमनियों में शुद्ध रक्त मिलता है, कैसा रक्त मिलता है, शुद्ध रक्त मिलता है, ठीक है। लेकिन शिराओं में कैसा रक्त मिलता है, अशुद्ध रक्त मिलता है। बट इन दोनों का एक एक अपवाद ही होता है। अगर बात करें धमनी के अंतर्गत किसके अपवाद की, तो इसका अपवाद होता है फुफ्फुसीय धमनी, क्योंकि उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त जाता है। ऐसे ही अगर बात करें हम फुफ्फुसीय शिरा की तो उसमें कैसा रक्त जाता है, शुद्ध रक्त जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, धमनी और शिरा में अंतर। ये हो गया हमारे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।